आज अतीक के लिए जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, क्योंकि जो पिछले 45 साल में नहीं हो सका वो आज हुआ। 17 साल पुराने केस में अतीक को उम्र कैद की सजा मिली है। जो गुनाहों का शतक लगा चुका है और इस बात से बेखौफ था कि उसे सजा नहीं मिल सकती, 17 साल के बाद उसे उसके गुनाहों की सजा मिली है। अतीक पर 100 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन 101वां मुकदमा इसके लिए ग्रहण बन गया। उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने अतीक समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। अतीक के साथ खान शौकत और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा मिली है। तीनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा है। खास बात यह कि जुर्माने की रकम उमेश पाल के परिवार को दी जाएगी। अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ, इनको जो है आजीवन कारावास, सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को दिलाने में कामयाब रहे। हालांकि कोर्ट में भी अतीक अहमद का रौब कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात का कोई खौफ ही नहीं था। जिस वक्त उसे सजा सुनाई जा रही थी, अतीक बस सिर झुकाए अपनी सजा सुनता रहा। ऐसा लग रहा था उसे किसी बात का कोई पछतावा नहीं था। साल 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण केस में अतीक और उसका भाई अशरफ समेत 11 आरोपी थे। केस के दौरान एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। बाकी बचे 10 आरोपियों में से कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन अतीक को पहली बार अपने गुनाहों की सजा मिली। अब उमेश पाल मर्डर केस में एसटीएफ अतीक को 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर ले सकती है। जो गुनाहों का सबसे बड़े केस में सबसे बड़ा फैसला आने ही वाला था और सबसे बड़े माफिया के खिलाफ सजा का ऐलान था, इसलिए पूरे प्रयागराज में सुबह से गहमा गहमी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच नैनी जेल से कोर्ट में लाया गया। अतीक को एस्कॉर्ट करने वाले पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने दिखाई दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज प्रयागराज कोर्ट में सिर्फ उमेश पाल अपहरण केस की ही सुनवाई रखी गई थी। अतीक अहमद को जब कोर्ट में पेश किया गया, उस वक्त कोर्ट परिसर में जबरदस्त भीड़ थी। बड़ी संख्या में वकील, सुरक्षा बल और मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे। इधर कोर्ट के फैसले को देखते हुए उमेश पाल के घर के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चाक चौबंद सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नैनी जेल से 4 वैन निकले थे और चारों वैन जेल परिसर में भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ खास अधिकारियों के अलावा किसी को पता नहीं था कि अतीक किस वैन में बैठा है। 17 साल पुराना ये मामला था जिसमें अतीक को उसके गुनाहों की सजा मिल गई है, लेकिन सजा के ऐलान से पहले कोर्ट रूम के बाहर और अंदर जबरदस्त तमाशा हुआ। देखिए, 17 साल पुराने केस में अतीक को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है, लेकिन सजा के ऐलान से पहले कोर्ट रूम के बाहर और अंदर जबरदस्त तमाशा हुआ। वकील हाथों में जूते और चप्पल की माला लिए प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। ये कोर्ट परिसर की तस्वीरें हैं। देखिए, वकीलों का पूरा हुजूम हाथों में जूते और चप्पल की माला लेकर जुलूस की शक्ल में निकल पड़े थे। अब जरा कोर्ट रूम के ठीक बाहर की तस्वीरें भी देखिए। अतीक को तब तक जज ने दोषी करार दे दिया था, लेकिन सजा का इंतजार था। इसी दौरान वकीलों ने कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। वकील मांग कर रहे थे कि अतीक को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उसने और उसके गुर्गों ने उनके वकील भाई यानी उमेश पाल की हत्या की है। वकीलों की नारेबाजी के दौरान ही एक दिलचस्प तस्वीर कैमरे में कैद हुई। अतीक ने नारेबाजी कर रहे वकीलों को घूर कर देखा, यानी हेकड़ी तब भी कम नहीं हुई थी, लेकिन सजा के ऐलान के बाद हेकड़ी हवा हो गई। बड़ा अपडेट आपको दे दें, बस कुछ ही देर में नैनी जेल से ये काफिला साबरमती जेल की तरफ निकलने ही वाला है। 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। हालांकि अभी इसी वाहन के अंदर अतीक अहमद को बैठाया गया है, लेकिन पूरी तैयारी वहां पर चल रही है, क्योंकि अतीक अहमद को ये पूरा काफिला लेकर जाएगा साबरमती जेल। और ऐसे में पूरी तैयारियों के साथ, सुरक्षा के इंतजामों के बीच ये तैयारियां यहाँ पर चाक चौबंद की जा रही हैं। हालांकि थोड़ा समय जरूर लग रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना अहम होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कागजी कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है? देखिए, ये जो देरी है ये समझ के बाहर है, क्योंकि नैनी जेल ले जाए जाने का कोई औचित्य नहीं था,
क्योंकि स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी कर अतीक अहमद को साबरमती जेल से तलब किया था और यहीं से जब अतीक अहमद को फैसला सुनाया गया था, उसे दोषी करार दिया गया था, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उसी के साथ एक वारंट इशू कर दिया गया था साबरमती जेल के अधीक्षक के नाम। तो वैसे होना ये चाहिए था कि जो पुलिस टीम थी उसको कोर्ट से निकाल करके अतीक अहमद को ले जाकर के सीधे तौर पर साबरमती जेल पहुंचाना चाहिए था। लेकिन जो टीम है वो नैनी जेल लेकर के क्यों गई, ये फैसला अपने आप में सवालों के घेरे में है। अब जो सरकारी अमला है उसकी तरफ से ये दलील दी जा रही है कि सुरक्षा का के जो इंतजाम हैं उनको और पुख्ता किया जा रहा है, उनके बारे में होमवर्क किया जा रहा है और जैसे ही तैयारी पूरी हो जाएगी उसके बाद लेकर के अतीक अहमद को जो टीम है वो साबरमती के लिए रवाना होगी। लेकिन ये तो पहले से तय था कि आज दोपहर के वक्त फैसला आना है और फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल भेजा जाना है। तो क्या पहले से तैयारी नहीं की गई थी, क्या पहले से होमवर्क नहीं किया गया था? तो कहा जा सकता है इस पूरे मामले में जो सरकारी अमला है, सरकारी अमले की लापरवाही सामने आई है। ये जरूर हो सकता है कि पुलिस अब इस बात पर विचार कर रही हो कि जब अतीक अहमद प्रयागराज आया हुआ है तो जो उमेश पाल का मर्डर केस है, अतीक अहमद को आज रात को रोक कल उस केस में रिमांड जुडिशियल रिमांड बनवा दिया जाए और कल ही पुलिस कस्टडी रिमांड मांग लिया जाए। ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन नैनी जेल ले जाने का औचित्य वो समझ के बाहर है। बिल्कुल मोइन, ये बहुत बड़ा अपडेट आपने दिया है कि एक संभावना वो हो सकती है, लेकिन क्या मोइन एक पहलू ये भी हो सकता है कि जब साबरमती जेल से लेकर आना था तब कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अब जब वापस लेकर जाना है तो सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद करना होगा ताकि कोई खतरा न रहे। क्या ये एक फैक्टर भी हो सकता है मोइन? बिल्कुल, जो सरकारी अमला है उसकी तरफ से अब यही दलील दी जा रही है, यही दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद को 24 घंटे का लंबा सफर तय करके ले जाना है। 4 राज्यों से होकर के वो जो पूरी टीम है, जो काफिला है वो गुजरेगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में झांसी के आगे क्रॉस करेगा, फिर मध्य प्रदेश में दाखिल होगा ये काफिला शिवपुर होते हुए, उसके बाद राजस्थान जाएगा और राजस्थान की सीमा पार करने के बाद फिर गुजरात स्टेट में दाखिल होगा, तब जाकर के साबरमती जेल पहुंच सकेगा। तो आते वक्त हमने देखा था कि किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, रूट को क्लियर रखा गया था हर राज्य में, तब जाकर के तकरीबन 24 घंटे का वक्त लगा था। तो अब भी उसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन ये होमवर्क पहले हो जाना चाहिए था। ये देरी जो हो रही है ये सवालों के घेरे में है और अतीक अहमद को नैनी जेल ले जाए जाने का जो फैसला है वो भी सवालों के घेरे में है। बिल्कुल मोइन, लेकिन इंतजार बहुत लंबा हो चुका है, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, थोड़ा सा लगता है कि कुछ मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है, कुछ पुलिस के अधिकारी नजर आते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर सन्नाटा छा जाता है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि आखिर इस देरी के पीछे की वजह क्या है। क्या वजह ये तैयारियां हैं जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच उसको लेकर जाना है? क्या वजह वो है जिसकी संभावना मोइन जता रहे हैं कि पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर के अंदर खाने कुछ चल रहा हो? क्या संभावना हो सकती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल देरी हो रही है, लेकिन देरी के पीछे की वजह क्या है, संभावना क्या हो सकती है, इसको लेकर पल पल का अपडेट मोइन आप तक पहुंचा रहे हैं। साबरमती जेल से निकलते वक्त ही अतीक अहमद ने कानून के कंधे का इस्तेमाल कर मारने की आशंका जाहिर की थी, लेकिन ना तो गाड़ी पलटी ना कोई अनहोनी हुई। अतीक अब कानून के शिकंजे में है, इसलिए सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा है। कोर्ट का फैसला आने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार शुचिता और पारदर्शिता के साथ एक अपराधी के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है, इसीलिए अतीक जैसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक अपराधी के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि अतीक को उसके गुनाहों की सजा मिली है। न्यायालय का निर्णय आया है वो स्वागत के योग्य है और मैं कह सकता हूँ कहीं न कहीं कानून व्यवस्था और का एहसास हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, इस फैसले के बाद अतीक अहमद पर जो और आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें तेजी से कार्रवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट का मैं स्वागत करता हूं और उन्होंने दोषी करार दिया है। मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा अतीक अहमद का भर चुका है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार में ऐसे गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई होती रहेगी। तो समाज में दुर्भावना फैलाते हैं, ऐसे आतंक फैलाते हैं, सरकार काम करती है और दोषी व्यक्ति कोई नहीं बचने वाला है। इस आदरणीय योगी शासन में उन सभी को दंड मिलेगा। मंत्री अनिल राजभर ने दार्शनिक अंदाज में कहा, कोई है वही जो राम रची रखा, यानी अतीक के गुनाहों की सजा ने सबको राहत दी है।
उमेश पाल के परिवार के लिए आज का दिन राहत देने वाला भी है और उमेश पाल की यादों को जिंदा करने वाला भी। कोर्ट से जैसे ही अतीक के लिए उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ, उमेश पाल के परिवार के चेहरों पर खुशी के आंसू झलक आए। हालांकि सजा के वक्त उमेश पाल के परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में मौजूद नहीं था। इसके पीछे भी अतीक ही वजह था। उमेश की पत्नी ने कहा, कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट हैं, लेकिन पति के हत्या के मामले में भी न्याय दिया जाए। अतीक के आतंक को जड़ से खत्म करना चाहिए। उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। उमेश पाल की मां ने कोर्ट के फैसले पर खुशी और संतुष्टि जाहिर की। मां ने कहा, अपहरण का केस मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अब हत्या के मामले में आरोपी अतीक को अदालत फांसी की सजा सुनाए, तब इंसाफ पूरा होगा। मुझे मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। यानी उमेश पाल का परिवार किसी भी कीमत पर अतीक के लिए फांसी की सजा से कम कुछ नहीं चाहता। यही वजह है कि उमेश पाल के वकील ने जजमेंट पढ़ने के बाद हाई कोर्ट जाने की बात कही है। हाई कोर्ट में होगा ही और कहीं दूसरी जगह अपील नहीं हो सकती। बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में जहां अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है, तो वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शहरी निकायों की सरकार को लेकर दावेदारी भी इसी आधार पर तेज हो रही है। प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को कसने में जुटे हुए हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव 2022 में भारी जीत के बाद से नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की अपनी अलग ही दावेदारी है, तो चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी सपा ने सत्ताधारी पार्टी पर हल्ला बोल दिया है। चुनाव में आप जहां बीजेपी के लोगों के नगर पालिका अध्यक्ष या मेयर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आप बताओ कचड़े से शहर भर गए हों, गंदगी से शहर बस गए हों, आप कूड़ा ना उठा पा रहे हो, गंदगी साफ ना कर पा रहे हो। माँ गंगा का संकल्प लिया था, माँ गंगा साफ हो जाएगी। मच्छर हैं, डेंगू वहीं ज्यादा हुआ जहां बीजेपी के मेयर थे। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के साथ ही शासन स्तर पर नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों को नए सिरे से आरक्षित करने की कसरत शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सीटों के आरक्षण के लिए अंतिम अधिसूचना जल्द ही जारी करने वाली है। अधिसूचना जारी होने के बाद 7 दिनों का समय आपत्ति और सुझावों के लिए दिया जाएगा, जिसके बाद चुनाव आयोग नगर निकाय चुनाव की घोषणा करेगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों पर चुनाव होने हैं। इनमें मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद की सीटें शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की भले ही औपचारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछनी जरूर शुरू हो गई है। ओबीसी सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट सौंपे जाने और योगी सरकार से मंजूरी के बाद निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। खासकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर पार्टी की टीम 53 बैठकें करने वाली है। टीम 53 की बुधवार को होने वाली इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, हाल ही में घोषित किए गए 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और सभी 45 प्रदेश पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी 53 पदाधिकारी न सिर्फ अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव पर मंथन करेंगे, बल्कि इन सभी का फोकस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी होगा। बैठक में पार्टी बूथ मैनेजमेंट को लेकर वोटर लिस्ट पर फोकस तो कर रही है, मीटिंग में उम्मीदवारों के चयन पर भी मंथन किया जाना है। भाजपा की टीम 53 इसके लिए कई दौर की बैठक करने वाली है, जिसके लिए पार्टी ने अपने पदाधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। चारों की चारों नगर निगम बहुत भारी अंतर से हम जीतेंगे और 58 नगर पालिका, 88 नगर पंचायतों में मैं दावे के साथ कहता हूँ 2/3 से अधिक नगर पालिका, नगर पंचायत। पूरी प्रक्रिया जो शासन स्तर की है उसको करने के बाद अधिकतम 10 अप्रैल तक ये तैयारी की जा रही है कि शासन की तरफ से चुनाव कराने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाए। सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर चलने वाली भाजपा ने उत्तर प्रदेश में हर जाति हर वर्ग को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। और इसी कार्यक्रम के तहत वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अमर शहीद नीलांबर खरवार और पीतांबर खरवार के शहादत दिवस पर शिरकत की। लोकसभा चुनाव से पहले एससी और एसटी जातियों की अहम मांगों को भाजपा हर हाल में पूरा करना चाहती है। इसके पीछे पार्टी की मंशा चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल करना तो है ही, भाजपा बड़ा संदेश देने की कोशिश भी कर रही है। यानी सपने में नहीं था कि आजादी के बाद में 70 सालों बाद उनका बैंक का अकाउंट नहीं होगा। ऐसे 60 करोड़ों लोगों का बैंक का अकाउंट नहीं होगा, करोड़ों घर में शौचालय नहीं होगा, अपना पक्का मकान नहीं होगा, आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा। आज लोग गौरव से आदिवासी बंधु से लेकर दलित शोषित बंधु
अब खड़े हो सकते हैं पैर में कि अपना पक्का मकान है। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में खरवार समाज दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जिसकी 2011 में जनसंख्या 1.5 लाख से ज्यादा थी। नगर निकाय चुनाव को शहरी क्षेत्र में 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है, जिसमें हार जीत का मार्जिन विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत कम रहता है। ऐसे में पार्टी की नजर हर जाति और वर्ग पर है और अगर अनुसूचित जाति में आने वाला खरवार समाज भाजपा का साथ देता है तो इसका असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। यूपी में अब सारस को लेकर भी राजनीति तेज हो चुकी है। सपा भाजपा दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और इसी बीच मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सारस से मिलने चिड़ियाघर पहुंचे। कानपुर के चिड़ियाघर में अखिलेश के साथ सारस का दोस्त आरिफ भी मौजूद था। खबर आई थी कि चिड़ियाघर में कैद सारस ने खाना पीना छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कानपुर जू में वीडियो प्रीव्यू के जरिए सारस पक्षी को देखा, जिसके बाद अखिलेश ने योगी सरकार पर सारस की आजादी छीनने का आरोप लगाया। सरकार सारस की आज़ादी छीनी, उसको उठा करके लेकर के पहले रायबरेली में बंद कर दिया, जब खुला छोड़ा तो वो अपने आप उड़ गया। कानपुर के चिड़ियाघर में रखा गया ये वही सारस है जिसे पिछले दिनों वन विभाग की टीम ने अमेठी के आरिफ के घर से पकड़ा था। अखिलेश यादव ने अमेठी के आरिफ से मुलाकात की थी, साथ ही उन्होंने सारस के साथ की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। कानपुर में सपा अध्यक्ष ने सारस के दोस्त को परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया। वन विभाग के और जानकार लोगों को जो एक्सपर्ट हैं बर्ड्स में, उनको इस पर स्टडी करनी चाहिए थी कि आरिफ की काबिलियत और आरिफ की सूझबूझ ने एक सारस को अपना मित्र बना लिया। सपा अध्यक्ष की बातों का समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने भी किया है। वन विभाग के लोग ले गए लेकिन फिर भी वो वापस आ गया, तो इस पे सरकार को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर वो चोट खा गया था, उसको उन्होंने सेवा किया, उनके साथ वो रहना चाहता तो रहने देना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने चिड़ियाघर में लगभग 1 घंटे का समय बिताया और जू निदेशक से जानवरों, उनके खान पान जैसी चीजों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोरखपुर वासियों को मंगल सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,838 करोड़ रुपए के कुल 147 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहां सीएम ने जीडीए की खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी की भी लॉन्चिंग की। 182 एकड़ में खोराबार टाउनशिप को डेवलप किया जाना है, जिसमें 75 एकड़ में मेडिसिटी भी बनाई जाएगी। जीडीए शहर में नई आवासीय जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर खोराबार टाउनशिप और बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए मेडिसिटी का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स बनेंगे, क्लिनिक भी रहेंगी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जांचों को करने के लिए केंद्र भी बनेंगे, कुछ मीडियम साइज के हॉस्पिटल भी बनेंगे, कुछ अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी बनेंगे। सीएम योगी ने भारत सेवाश्रम में मां भगवती का पूजन करने के साथ अमर सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल स्मारक की आधारशिला भी रखी। सान्याल का गोरखपुर से गहरा नाता रहा है। उनका निधन गोरखपुर के उनके आवास में हुआ था। भारत सेवाश्रम उनके परिवार की ओर से दान में दी गई जमीन पर ही स्थापित है। महानगर में कैंट थाने के पीछे स्थित भारत सेवाश्रम में वासंतिक नवरात्र पर मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल की तरह इस साल भी मां भगवती की पूजा अर्चना की। राम की धुन में मग्न रहने वाली अयोध्या राम जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटी है, क्योंकि इस बार राम का जन्मोत्सव खास है। शरीर के हर हिस्से पर राम का नाम, बदन पर राम नामी चादर, सिर पर मोर पंख की पगड़ी। ये छत्तीसगढ़ में रामनामी संप्रदाय के लोग हैं, जिनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति और गुणगान। रामनवमी से पहले अयोध्या में रामनामी संप्रदाय से जुड़े कई लोग पहुंचे हैं, जो अगले 4 दिनों तक रामनगरी में भजन कीर्तन करेंगे। इन सब भक्तों के प्रति अपना मस्तक नमन करते हैं। सतीश के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। रामनवमी को लेकर राम की नगरी अयोध्या में दूर दूर तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनके भंडारे की व्यवस्था की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन का इंतजाम किया गया है। ये अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा बहुत अनोखी पहल है। हम सभी के लिए भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। इस बार रामनवमी के दिन रामलला पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे। रामनवमी के दिन रामलला को पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। अस्थायी मंदिर में रामलला का यह आखिरी जन्मोत्सव है। इसके बाद इस साल 2024 का जन्मोत्सव रामलला के भव्य मंदिर में मनाया जाएगा।